हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी किया और वहां पे हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज का मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, वहां पे स्पेसिफिक ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को एक साइड से दूसरे साइड पर फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग एक और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिस्टम की स्टडी करेंगे जिसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर बोलते हैं। ठीक है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर मेजर रोल प्ले करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है, अब CO2 हमारी बॉडी में कहां पे बनेगा और कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और बाइकार्बोनेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर किस तरह से फंक्शन करता है, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करता हूं रेस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, तो जब कभी भी हम रेस्पायरेशन की स्टडी करते हैं तो हम रेस्पायरेशन में दो चीजों की स्टडी करते हैं। एक तो रेस्पायरेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं और दूसरा सेलुलर रेस्पायरेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इस दौरान हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ते हैं। हम लोग रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और सेलुलर रेस्पायरेशन में हम लोग देखते हैं कि रेस्पायरेशन का जो अल्टीमेट गोल होता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। किस तरह से रेस्पायरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसकी स्टडी हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन में करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जो हम लोगों ने इनहेल किया वो पहुंचती है लंग में और लंग से फिर फर्दर रेस्पायरिंग टिश्यूज तक भेजी जाती है। रेस्पायरिंग टिश्यूज तक भेजी जाती है बाया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये रेस्पायरिंग टिश्यूज तक भेजी जाती है। फिर वहां पे क्या होता है, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं थोड़ा सा एक बेसिक व्यू आपको देता हूं सेलुलर रेस्पायरेशन का। ठीक, तो रेस्पायरेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? रेस्पायरेशन का अल्टीमेट गोल होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक, और एनर्जी का प्रोडक्शन कहां से होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा न्यूट्रिएंट की मेटाबॉलिज्म से, और वो न्यूट्रिएंट बेसिकली कौन होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो बेसिकली रेस्पायरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आएगा वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और वहां से हमको क्या मिलेगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो लंग में पहुंचती है, लंग से ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है और ब्लड स्ट्रीम से होती हुई ये पहुंचती है रेस्पायरिंग टिश्यूज तक। ठीक है, अब मान लीजिए ऑक्सीजन जो है वो एक रेस्पायरिंग टिश्यू में पहुंच गई। ठीक है, ऑक्सीजन आया कहां पे? रेस्पायरिंग टिश्यू में, रेस्पायरिंग टिश्यू। ठीक, रेस्पायरिंग टिश्यू में क्या हुआ? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हुआ। ठीक है, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हुआ। ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म से हमको क्या मिली? एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई। बेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब इस बेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हमें एक्सहेल कराना है। ठीक है, तो आपको अब ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी कहां? कार्बन डाइऑक्साइड बनी सेलुलर रेस्पायरेशन में, और रेस्पायरिंग टिश्यूज ने क्या किया? उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहां भेज दिया? ब्लड प्लाज्मा में भेज दिया, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहां भेज दिया? ब्लड प्लाज्मा में। ठीक, अब इस ब्लड प्लाज्मा से ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी इरिथ्रोसाइट्स में। ये आ गई इरिथ्रोसाइट्स में। ठीक, इरिथ्रोसाइट में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो क्या करता है? इस CO2 को चेंज कर देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? इस CO2 को चेंज कर देता है बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक, और ये बाइकार्बोनेट आयन वापस रिलीज आउट हो जाता है कहां पे? ब्लड प्लाज्मा में। ठीक, ये वापस रिलीज आउट हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये ब्लड प्लाज्मा में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है इन कंपैरिजन टू CO2। ये CO2 से ज्यादा सॉल्युबल होता है ब्लड प्लाज्मा में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर CO2 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ब्लड में रहेगा
तो ब्लड की कैपेसिटी ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड्स को बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रेस्पिरेटिंग टिश्यूज से कहां पे लेके जाएगी, लंग्स तक लेके जाएगी, जहां पे इसको एक्सहेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वापस ये ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगी और ब्लड प्लाज्मा से इसको फिर से ट्रांसपोर्ट करके कहां पे ले जाया जाएगा, लंग्स तक ले जाया जाएगा। ठीक है, लंग्स में क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयन फिर से री इंटर कर जाएगा, ये फिर से री इंटर कर जाएगा इरिथ्रोसाइट्स में, इरिथ्रोसाइट्स में ये री इंटर कर जाएगा। कौन, बाइकार्बोनेट आयन फिर से इरिथ्रोसाइट्स में री इंटर कर जाएगा। जैसे ही इरिथ्रोसाइट में री इंटर करेगा, ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये आ गया यहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज आया और फिर से इसने इसको कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज हो जाएगी, वापस रिलीज हो जाएगी और इसको एक्सहेल कर दिया जाएगा। ठीक, ये एक्सहेल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन आई रेस्पिरेटिंग टिश्यूज में। ठीक है, रेस्पिरेटिंग टिश्यूज में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स का कैटाबॉलिज्म हुआ और प्रोड्यूस हुआ एटीपी और CO2। ठीक है, ये CO2 ब्लड प्लाज्मा में रिलीज कर दी गई और ब्लड प्लाज्मा में जैसे ही ये आई, ये इरिथ्रोसाइट्स में एंटर कर गई। इरिथ्रोसाइट्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इसको बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट किया। बाइकार्बोनेट आयन ब्लड प्लाज्मा में वापस रिलीज हो गया और ब्लड प्लाज्मा में ये मोर सॉल्युबल होता है, बाइकार्बोनेट आयन मोर सॉल्युबल होता है देन CO2 के। इससे क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा की ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेकर के जाएगा। लंग्स में पहुंचने के बाद बाइकार्बोनेट आयन फिर से इरिथ्रोसाइट में चला जाएगा। इरिथ्रोसाइट्स में क्या होगा, फिर से बाइकार्बोनेट आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसको एक्सहेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ये प्रोसेस अच्छे से चले, बहुत तेजी से चले, इसके लिए जरूरी होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है ये जल्दी जल्दी इरिथ्रोसाइट्स में एंटर करे और वहां से बाहर आए। ठीक है, ये जरूरी हो जाता है। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये चार्ज्ड आयन है, यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जितने भी चार्ज्ड और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है। ठीक है, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां पे एक्सेसरी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन्हीं के ट्रांसपोर्ट के लिए जो इरिथ्रोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें एक एक्सचेंज सिस्टम पाया जाता है, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ठीक है, अब ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर किस तरह से काम करता है इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखते हैं कि क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक, मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू रेस्पिरेटिंग टिश्यूज तक पहुंचता है। ठीक है, वहां पे फिर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। सपोज दैट ये एक रेस्पायरिंग टिश्यू है। ठीक है, और ये वो ऑक्सीजन है जो कि ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन क्योंकि एक न्यूट्रल गैस है, मैंने आपको बताया था कि जो भी स्मॉल गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होती है। तो क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन कहाँ पे चला जाएगा, रेस्पायरिंग टिश्यू में चला जाएगा। ठीक है, रेस्पायरिंग टिश्यू में क्या करेगा, ये मेडिएट करेगा ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म को, जिसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे रिलीज हो जाएगी, ब्लड प्लाज्मा में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगी, ये इसको अपटेक कर लेंगी इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस मॉलिक्यूल है तो इरिथ्रोसाइट की जो मेम्ब्रेन होगी इसके लिए परमिएबल होगी, तो ये इरिथ्रोसाइट में आ जाएगा। ठीक है, अब इरिथ्रोसाइट में आने के बाद मैंने आपको बताया था कि वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट आयन को इरिथ्रोसाइट से बाहर जाना है। ठीक है, ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको किसी न किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी बाहर जाने के लिए। तो वहां पे क्लोराइड बाइकार्बोनेट
एक्सचेंजर प्रोटीन होती है, या इसको हम लोग एनायन एक्सचेंजर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में हम लोग बताते हैं, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्या करता है ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, क्या करता है बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकालता है। ठीक है, और इसके बदले में एक क्लोराइड आयन को अंदर लेता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बाइकार्बोनेट आयन के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक क्लोराइड आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर या फिर एनायन एक्सचेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाइकार्बोनेट आयन अगर एक साइड पे मूव करेगा तो एक क्लोराइड आयन दूसरे साइड पे मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई नेट चार्ज का डिफरेंस नहीं आ रहा है, चार्ज डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब जितने अमाउंट में चार्ज इस तरफ गया उतने ही अमाउंट में चार्ज इस तरफ आया। इसीलिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रल ट्रांसपोर्ट को ये प्रमोट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो होगा वो इलेक्ट्रोन्यूट्रल होगा। ठीक है, कोई भी चार्ज डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, जितना चार्ज इस तरफ निकल गया उतना ही चार्ज अंदर आ गया। एक बात, दूसरी बात, इन दोनों का जो एक्सचेंज है बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन का जो एक्सचेंज है ये ऑब्लिगेटरी होता है। इसका मतलब अगर एक एब्सेंट हो जाएगा तो दूसरे का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। मतलब अगर यहां से क्लोराइड आयन एब्सेंट हो जाए तो बाइकार्बोनेट आयन का एक्सपोर्ट नहीं होगा। उसी तरह से अगर यहां से क्लोराइड आयन गायब हो जाए तो बाइकार्बोनेट आयन का इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्सचेंज है ये ऑब्लिगेटरी है, एक के बिना दूसरे का ट्रांसपोर्ट असंभव है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, तो बाइकार्बोनेट आयन इस एक्सचेंजर के थ्रू बाहर आ जाएगा, फिर से कहां पे आ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि ये बाइकार्बोनेट आयन होता है ये ब्लड प्लाज्मा में मोर सॉल्युबल होता है देन द CO2, जिसकी वजह से ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड्स को लंग्स तक ले जा पाता है। फिर क्या करेगा, ब्लड जो है जो बाइकार्बोनेट आयन है उसको लंग्स तक लेकर के आएगा। जैसे ही ये लंग में पहुंचेगा ये फिर से उसी बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर के थ्रू फिर से ये आ जाएगा कहाँ पे, इरिथ्रोसाइट्स में। ये भी क्या है, हमारी इरिथ्रोसाइट्स में। ठीक, ये इरिथ्रोसाइट्स में आ गया। इरिथ्रोसाइट में क्या होगा, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस बाइकार्बोनेट आयन को चेंज कर देगा CO2 में, जो कि रिलीज हो जाएगी लंग्स में और लंग्स से फिर क्या हो जाएगी, एक्सहेल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर काम करता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ठीक है, तो ये एक तरह का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट हो रहा है दो आयंस का जो कि सिमिलर चार्ज वाले हैं, लेकिन जो एक्सचेंज की दिशा है वो अपोजिट है। ठीक है, अगर एक अंदर आ रहा है तो दूसरा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंजर काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिस्टम था जो कि एग्जाम्पल था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। ठीक है, तो हमने ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लिया, बाइकार्बोनेट के ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बात कर ली। ठीक है, अगर कोई और एग्जाम्पल मुझे मिलेगा तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करें। तो इतना मुझे आपको बताना था कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग आयन चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। वहां पे हम लोग देखेंगे कितने तरह के आयन चैनल्स होते हैं, उनका एक्टिवेशन कैसे होता है, वो गेटेड है तो उनका गेट कब ओपन होता है, कब क्लोज रहता है, नॉन गेटेड है तो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, उनके इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।